शेबी ग्रामर स्कूल, मोंटेसरी द मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। खूबसूरत, आरामदाह और पूरा साइज मोंटेसरी क्लासरूम में आपके नन्हे मुन्ने बच्चों को निहायत प्यार और शफकत के साथ दौर जदीद के तकाज़ों के मुताबिक ऑडियो, वीडियो और जदीद मटेरियल के जरिए तालीम दी जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी क्लासों में बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने के लिए रिपोर्ट राइटिंग क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, साइंस एक्टिविटी, प्रेजेंटेशन क्लासेस और प्रैक्टिकल पर भी खुसूसी तवज्जो दी जाती है, जिसके जरिए बच्चे थ्योरी के साथ साथ अमली महारत भी हासिल करते हैं। कराची की सतह पर स्पोर्ट्स और तालीमी मैदान में मुख्तलिफ अवार्ड का वसूल स्कूल की मेहनत और महारत का मुंह बोलता सबूत है। मैट्रिक में 100% रिजल्ट और बोर्ड में कई सालों से मुसलसल पोजीशन। दाखिले के लिए राब्ता करें कैंपस 1 शाहवलीउल्लाह नगर, कैंपस 2 रहमत चौक। फोन 0213 666 1749, 0213 640 6946। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने सेल डिवीज़न का अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें माइटोसिस को डिस्कस किया था हमने, और माइटोसिस की हमने सिग्निफिकेंस भी देखी थी कि माइटोसिस हमारी बॉडी के सेल में होता है, जो सोमा मतलब होता है अवर बॉडी, सोमा बॉडी या बॉडी के सेल, उसके अंदर किसी किस्म की डिवीज़न अगर होती है तो वो माइटोसिस के ज़रिए होती है। और उसकी डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो रिमेन सेम एज़ देयर पेरेंट सेल, कि एक सेल 2 में डिवाइड हो रहा है, जबकि जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू पेरेंट्स हाफ सेम हो जाते हैं। क्यों सेम हो जाते हैं? क्योंकि वो हमारे सोमेटिक सेल, हमारी बॉडी का सेल होता है। फॉर एग्जांपल लिवर का सेल है, किडनी का सेल है, स्किन के सेल हैं, ब्लड सेल है, हार्ट सेल है। इन सारे सेल को डिवाइड्स होने के लिए एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल कॉपी होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अपने पेरेंट सेल के कॉपी नहीं होंगे तो यकीनन वो डिफरेंट हो जाएंगे और बनने वाला सेल हार्ट का सेल नहीं, कोई और सा सेल बन जाएगा। तो वो तो बात थी हमारी माइटोसिस की और माइटोसिस के सिग्निफिकेंस की। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेल डिवीज़न का दूसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इट इज़ द स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीज़न विच इज़ नोन एज मेयोसिस। मेयोसिस एक ऐसी सेल डिवीज़न होती है जिसमें कोई सोमेटिक सेल के डिवीज़न नहीं या हमारी बॉडी को डेवलप करने की नहीं बात होती। यहाँ पर पूरे एक इंसान या पूरा एक सेल बनाने की बात की जाती है, पूरा एक लिविंग पैदा करने की बात की जाती है। जिस किस्म की मेयोसिस में डिवीज़न है उसमें अगर हम रिज़ल्ट आखिर में देखेंगे तो हमें पूरा एक लिविंग बॉडी मिलेगा, किसी एक बॉडी के पार्ट में नहीं मिलेगा। डेफिनेशन के ऊपर आते हैं, उसके बाद मैं आपको मज़ीद इसकी डिवीज़न बताता हूँ। डेफिनेशन देखें मेयोसिस में। अच्छा, मेयोसिस 2 होते हैं, एक हमारे पास लिखा हुआ है यहाँ पर MEIOSIS, और एक मेयोसिस होता है MIOSIS। ये मेयोसिस एक डिसऑर्डर है जो आँखों के सेंटर में प्यूपिल होते हैं, अगर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, सुकड़ जाए, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, दैट इज़ नोन एज मेयोसिस। इट इज़ अ डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर है, ठीक है। हम यहाँ पर मेयोसिस स्पेलिंग का फ़र्क है, प्रोनाउंस सेम करते हैं। दिस meiosis, it is a type of cell division, a special type of cell division in which the cell divides into 4 daughter cell। यहाँ पे पूरे बोर्ड पर मैंने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है, 1 बाय 1 मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ ये देखिए कि यहाँ पर ये एक सेल कितने सेल में डिवाइड हुआ है, 4 सेल में ये डिवाइड हो चुका है। देन इसके बाद हम बात करते हैं 4 daughter cell एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम एज देयर पेरेंट सेल। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो अपने पेरेंट सेल के बिल्कुल सेम होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक ह्यूमन बॉडी का सेल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, तो मेयोसिस ये कहता है कि इससे बनने वाले 4 सेल, चारों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे। मेयोसिस में सॉरी हाफ होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ टू देयर पेरेंट 23। सॉरी, मेयोसिस में क्या होगा कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होगा 4 डॉटर सेल में, जबकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ टू देयर पेरेंट, के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे, अपने पेरेंट सेल के हाफ हो जाएंगे। अगर एक ह्यूमन का सेल मेयोसिस में डिवाइड हो रहा है तो वो 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन करता है एक सेल में। जब वो मेयोसिस की तरह डिवीजन करेगा तो हमें फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा वो एक सेल 4 में डिवाइड हुआ हुआ मिलेगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 हाफ अगर हम कर दें तो 23 हो जाता है। तो चारों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 में डिवाइड हो जाएंगे।
अच्छा, मियोसिस की मैं आपको सिग्निफिकेंस बता दूं कि मियोसिस होता कहाँ पर है। हमारी पूरी बॉडी को डेवलप करने के लिए, बिल्डअप करने के लिए जिस सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है वो है माइटोसिस, नॉट मियोसिस। बट अगर हमारी बॉडी रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना है, कोई भी लिविंग बॉडी अगर वो रिप्रोडक्शन में हिस्सा ले रही है तो उसका सोमैटिक सेल इस रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। वही उसका जो सेल है वो होता है रिप्रोडक्टिव। हमारी बॉडी में दो किस्म के सेल होते हैं। नंबर 1, मैंने आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में भी यही बताया था, एक होता है सोमैटिक सेल, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव सेल। इसको हम रिप्रोडक्टिव या जर्म सेल भी कहते हैं। जर्म सेल जर्मिनेट से निकला है वर्ड, और रिप्रोडक्टिव सेल कि ये वो सेल है जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेगा। ये सेल हमारी बॉडी को बिल्डअप करने के कोई काम नहीं आएगा। अब रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने के लिए देखें बेसिकली होता क्या है, एक जो पूरे ह्यूमन बॉडी, अगर इंसान की एग्जांपल लें तो एक इंसान जो बनता है वो जाइगोट से बनता है। जाइगोट क्या चीज़ है? ये वो चीज़ है, ये वो सेल है जो आपके मदर और फादर से जुड़कर बना है। यहां तक अगर आपको बात ये समझ में आ रही है कि जाइगोट कैसे बन रहा है तो आप मियोसिस की सेल डिवीजन को भी समझ जाएंगे। जाइगोट क्या चीज़ है? बेसिकली ये वो जाइगोट है कि एक पूरा इंसान सबसे पहले जाइगोट होता है, एक सेल होता है, और वो सेल किस चीज़ से बनता है? वो सेल बनता है हमारे मदर और फादर से। मदर और फादर से आने वाले दो अलग-अलग सेल होते हैं, एक सेल तो नहीं होंगे कभी भी, तो दो अलग-अलग सेल, एक मदर से आ रहे हैं और एक फादर से आ रहे हैं। दो डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर भी लेकर आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि मदर का कैरेक्टर डिफरेंट है, मदर की हाइट ज़्यादा है, फादर की हाइट कम है, मदर का कलर ज़्यादा है, फादर का कलर कम है। मुमकिन है कि दो डिफरेंट कैरेक्टर होंगे हमेशा इन मदर और फादर में। अब ये दोनों सेल आपस में आ रहे हैं जुड़ने के लिए। किस तरह से जुड़ेंगे मैं यहीं पर आपको ये बात समझाऊंगा कि कैरेक्टर डिफरेंट कैसे होता है। अब मदर और फादर से आने वाला एक सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 इंसान के होते हैं। इंसान की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर भी 46 है, यहाँ पर भी 46 है। अब मदर से भी एक सेल, फादर से भी एक सेल आ रहा है, बनने वाला जाइगोट, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? अगर 46 आ गए तो कितने हो जाएंगे? 92। ये क्या हो गया? 92 तो ह्यूमन बॉडी के सेल में होता ही नहीं है। लिहाजा कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जब भी जर्मिनेशन के सेल होंगे, जब भी रिप्रोडक्टिव सेल बनेंगे, वहां पर मियोसिस डिवीजन होगी। मदर के अंदर और फादर के अंदर जो सेल डिवीजन रिप्रोडक्टिव सेल में हो रही है वो मियोसिस के जरिए होगी। लिहाजा जब मदर से सेक्स सेल आ रहा होगा तो वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होगा। जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक सेल 4 में डिवाइड होगा, वाइल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ टू देयर पेरेंट, कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएगा अपने पेरेंट सेल के। इसी तरह फादर में भी होगा। फादर से भी जो सेल आएगा वो मियोसिस की डिवीजन में आएगा, मियोसिस से डिवाइड होकर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर लेगा। जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ कर लेगा तो 23 क्रोमोसोम फादर से आएंगे, 23 क्रोमोसोम मदर से आएंगे। अब इन दोनों को आप ऐड करें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, और अब जाइगोट बनेगा। फिर मजीद ये जाइगोट डिवाइड होकर एक पूरी ह्यूमन बॉडी बनाएगा और उसके बाद उसमें सोमैटिक डिवीजन होगी। बट यहां तक अगर आपको बात समझ में आ रही है कि ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हो क्यों रहा है, ये होना बहुत जरूरी है कि अगर फादर से नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 आ रहा है और मदर से 23 आ रहा है तो ठीक है, बट दोनों तरफ से अगर 46 आ रहे हैं तो बनने वाले क्रोमोसोम, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, 46 है, 48 कर दूं तो बनने वाला ऑर्गेनिज्म चिंपैंजी हो जाएगा। इंसान में 46 है, चिंपैंजी में 48 है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो यहां तो 92 हो रहा है, यहां पर तो पता ही नहीं है क्या बन जाएगा। 44 कर दूं तो मंकी बन जाएगा। लिहाजा 46 होना बहुत जरूरी है। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम हर सेल के अंदर 46 होना बहुत जरूरी है, वरना एब्नॉर्मलिटी आएगी। अब 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम करने के लिए मदर और फादर से 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का आना बहुत जरूरी है। और ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कब आएंगे? जब मियोसिस डिवीजन होगी। जब मियोसिस के जरिए सेल डिवाइड होंगे तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक सेल 4 में डिवाइड होगा, वाइल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ टू देयर पेरेंट, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने पेरेंट्स के हाफ हो जाएंगे। दैट इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आपके मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, मियोसिस की जरूरत क्या है जब पूरी बॉडी माइटोसिस से बनी जा रही है। तो आपको ये वाली एग्जाम्पल यहाँ पर देनी है कि दैट इज वाई कि मियोसिस अगर नहीं होगा तो सेक्स सेल ही नहीं बनेंगे, सेक्स सेल नहीं बनेंगे, जर्मिनेशन नहीं होगी, जाइगोट नहीं बनेगा और उसके बाद ऑफ स्प्रिंग ही नहीं बनेंगे। लिहाजा मियोसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें एक सेल बनता है और ये पूरी ह्यूमन बॉडी बनता है। अगर ह्यूमन में हो रहा है तो ह्यूमन बॉडी बन रहा है, किसी एनिमल में हो रहा है तो पूरी एनिमल बॉडी बनाएगा वो। देन स्पेसिस पर आते हैं।
सिग्निफिकेंस बता दिया मैंने आपको, डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया, बुक को आपको देखते रहना है, बुक के अंदर क्या क्या चीजें लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर जो मैं आपको मियोसिस बता रहा हूँ दैट इज द डीप डिवीजन, कि इसके अंदर एक एक चीज मैंने आपको शो कर दिया है। मियोसिस के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन होती है, डिफरेंट फेसेस होते हैं, कुछ चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी। अगर आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देख लें तो आप मेमोराइज कर लेंगे और अपनी वर्डिंग में एग्जाम में बहुत अच्छी तरह से मियोसिस को लिख सकते हैं। देखिए फेसेस ऑफ मियोसिस, जिस तरह माइटोसिस के अंदर पढ़ने के लिए हमारे पास फेसेस था, इसी तरह मियोसिस में भी है। मियोसिस को हमने डिफरेंट फेसेस में डिवाइड किया है। मैं आपको पहले ये यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से मैंने पूरा नहीं लिखा। मियोसिस को सबसे पहले हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। मियोसिस में जब सेल डिवाइड होता है तो सबसे पहले मियोसिस को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा मियोसिस 1, मैं M1 लिख रहा हूं, बहुत है। एक होता है M1, एक होता है M2, मतलब एक मियोसिस 1 डिवीजन होगी और एक मियोसिस 2। जब ये दोनों डिवीजन हो जाएगी तब हमें एक सेल 4 में मिलेगा। अब देखिए मियोसिस 1 को हम मजीद 4 फेसेस में डिवाइड करते हैं। मियोसिस 1 को यहां पर मैंने लिख दिया है प्रोफेज 1 एंड 2 का मतलब मियोसिस 2 वाला 2। जब मियोसिस 2 पढ़ेंगे तो मियोसिस 2 में भी 4 फेसेस होंगे, लिहाजा हमारे पास प्रोफेज 1 जो है वो मियोसिस 1 का होगा। ये सारे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, ये चारों हमारे मियोसिस 1 के 4 फेसेस हैं। मियोसिस 1 को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, मैंने हेडिंग डाला है। इंटरफेस के बाद देखिए प्रोफेज 1 है, इसके बाद प्रोफेज हमारा खत्म हो रहा है यहाँ पर मेटाफेज, सॉरी, अच्छा ये नंबरिंग 2, 3, तो हमारे पास इस तरह मियोसिस 1 जो है वो प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 एंड टीलोफेस 1। इससे पहले एक छोटी सी डिवीजन होती है। अगर किसी ने माइटोसिस को मेरी वीडियो को सही से सुना है तो फिर उसे ज़्यादा अच्छा ही समझ में आएगा कि हमारे पास मियोसिस 1 में क्या होता है, 2 डिवीजन होती है। कोई भी डिवीजन होगी तो सबसे पहले M1 अगर डिवाइड होने जा रहा है तो इसमें 2 डिवीजन होगी। सबसे पहले होगी कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस। अब मियोसिस 1 में भी पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगी, जैसे माइटोसिस में होता था। माइटोसिस में हमने 4 फेसेस पढ़ने हैं तो वो कैरियोकाइनेसिस है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। इसी तरह जब मियोसिस 1 पढ़ेंगे तो कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। इसी तरह जब मियोसिस 2 पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस। अच्छा 2 बार आ गया तो इसको 1 कर लें, इसको 2 कर लें। साइटोकाइनेसिस, इसको भी 2 कर लें, इसको भी 2 कर, इसको 1 कर लें। कैरियोकाइनेसिस 1 का मतलब मियोसिस 1 में जो न्यूक्लियस की डिवीजन हो रही है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस होता है, काइनेसिस मतलब डिवीजन, तो न्यूक्लियस की जो डिवीजन मियोसिस 1 में हो रही है वो कैरियोकाइनेसिस 1 कहलाएगी। जब वो सेल डिवाइड होगा तो फिर वो कहलाएगी साइटोकाइनेसिस 1। यहाँ पर डिवीजन में मैं आपको बताता चलूँगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा कहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, कहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो रहा है। अब बात करते हैं हम सबसे पहले डिवीजन पे स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखना है। मियोसिस 1 डिवीजन हमारी स्टार्ट हो रही है, मियोसिस सेल डिवाइड होने के लिए तैयार है। अब देखें डिवीजन से पहले, इससे पहले माइटोसिस में भी बताया था, डिवीजन से पहले सेल एक फेज में आता है जिसमें अपने आप को स्टेबल करता है, न्यूट्रिएंट्स को गैदर करता है, वो जमा करता है, अपने आप को स्टेबल करता है, अपना जेनेटिक मटेरियल डबल कर लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है। बहुत सिंपल सी बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक आपके पास रूम है और आपके पास एक सेट फर्नीचर है और उसके अंदर 2 फैमिली है, तब तो वो एडजस्ट हो सकते हैं क्योंकि बीच में कोई पार्टीशन नहीं है। बट अगर मैं ये बोलूं कि बीच में एक पार्टीशन कर दें, बीच में एक दीवार बना दें और दोनों फैमिली को अलग अलग कर दें, बट सामान एक ही हो, जो ग़िज़ा है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक ही हो, तो उसमें उनका गुजारा नहीं होगा। आपको सबसे पहले जब अलग करना है तो न्यूट्रिएंट्स डबल करना होगा। यहाँ पर क्या करते हैं, सेल को पता है कि अब मुझे डिवीजन के लिए तैयार होना है। सेल जब डिवाइड होगा तो लाजमी सी बात है कि उसका जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होगा। जब जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा तो जेनेटिक मटेरियल इतना होगा तब ना वो डिवाइड होगा, अगर इतना है ही नहीं तो वो डिवाइड कैसे होगा। लिहाजा
सेल डिवाइड होने से पहले इंटरफेस, इंटरफेस का मतलब होता है रेस्टिंग फेस, आराम करने वाला फेस, इसमें वो सबसे पहले अपने आप को सुकून से स्टेबल करता है, डिवीजन में हिस्सा नहीं लेता। इंटरफेस में क्या होता है, देखिए सेल, ये सेल की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास, मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल ली है कि एक इंसान का आप समझ लें क्रोमोसेल लिया है मैंने, एक इंसान के सेल के अंदर 2 किस्म के क्रोमोसोम्स होंगे, कौन कौन से होंगे, फादर के होंगे और मदर के। तो मैंने 2 अलग अलग कलर से बनाया है फादर और मदर के क्रोमोसोम को। मिसाल के तौर पे या जो रेड वाला ये फादर का बनाया है, ब्लू वाला जो है वो मदर का क्रोमोसोम है। ये इंटरफेस के अंदर आपस में क्या होते हैं, बिल्कुल उलझे हुए होते हैं और सुपर कॉइलिंग हुई हुई होती है इनकी, बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं और क्रोमोटिन मटेरियल की तरह बिल्कुल बने हुए होते हैं। अब ये क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो मटेरियल है ये एक सेल का है, बट इसको जाकर अभी बनना कितना है, 4 सेल बनना है, लिहाजा इसको अपना मटेरियल ज़्यादा करना होगा। ये मटेरियल ज़्यादा करेगा, न्यूट्रिएंट्स हासिल करेगा, अपने आप को मजीद सिंथेसाइज करेगा। और किस तरह कर देगा, मैंने इन दोनों की पिक्चर में थोड़ा सा डिफरेंट रखा है कि इसमें मैंने थोड़ा सा हल्का बनाया है रेड एंड ब्लू, मगर इसमें ज़्यादा और भर दिया है। तो भरने से हुआ क्या, हमें यह पता चल रहा है कि यहाँ पर रेड जितना था उसका डबल यहाँ हो गया। मटेरियल कह रहा हूँ और कुछ भी नहीं, जेनेटिक मटेरियल कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितना मदर का मटेरियल था वो उसका डबल यहाँ पर हो गया। इन द सेम वे यहाँ पर फादर का जितना जेनेटिक मटेरियल था यहाँ पर और क्या हो गया, डबल लिख दिया मैंने, डबल जेनेटिक मटेरियल। इंटरफेस में सिंथेसिस होती है डीएनए की, जेनेटिक मटेरियल की, और सिंथेसाइज होकर वो क्या हो जाते हैं, डबल कर लेते हैं अपने आप को। और जैसे ही अपने आप को वो डबल कर लेते हैं, अब वो रेडी हैं डिवाइड होने के लिए, डिवीजन में हिस्सा लेने के लिए। अब देखें मियोसिस के अंदर जो डिवीजन होती है उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ फेसेस आते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है, मियोसिस में हमारे पास इंटरफेस हो गया। इंटरफेस के बाद हमारे पास ये चीज़ें आती हैं कैरियोकाइनेसिस, कि कैरियोकाइनेसिस कब तक होगा, और साइटोकाइनेसिस। जब तक न्यूक्लियस के अंदर काम हो रहा है, जब तक न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, मतलब ये वाली मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन अपनी जगह पर है, इसको किसी ने कोई तंग नहीं किया, जब तक ये अपनी जगह पर है तब तक कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। जहां सेल मेम्ब्रेन आपको अंदर बैंड होती हुई नजर आ गई या सेल मेम्ब्रेन को किसी ने तंग किया, वहां पर साइटोकाइनेसिस शुरू। ये देखें यहां तक हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बिल्कुल आजाद नजर आ रही है, कुछ नहीं हो रहा, इसको कुछ नहीं हो रहा, तो जब तक सेल मेम्ब्रेन से साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, जैसे ही हमें सेल मेम्ब्रेन यहां पर बैंड होती हुई नजर आ गई, मैंने यहां पर लिख दिया साइटोकाइनेसिस 1 होनी शुरू हो गई और यहां पर साइटोसेल डिवाइड हो गया। अब देखें, अब बात करते हैं, इंटरफेस हो गया, सेल अपने आप को सिंथेसाइज कर लिया, प्रोफेज 1 के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले हम डिवीजन का हमारा सबसे पहला हिस्सा क्या है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 को हमें समझने के लिए, प्रोफेज 1 को हमें समझने के लिए 5 फेसेस पढ़ने हैं। 5 फेसेस में हमारे पास नंबर 1 लिप्टोटीन फेस है। इन 5 को मैं एक एक करके भी आपको समझाऊंगा। लिप्टोटीन फेज, नंबर 2 जाइगोटीन, नंबर 3 पैक्टिन, नंबर 4 डिप्लोटीन, नंबर 5 डायाकाइनेसिस। ये 5 फेसेस आपको प्रोफेज 1 के अंदर समझना है, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो मींस कि आपको मियोसिस के अंदर डीप टू डीप पॉइंट समझ में आ गया। मैं आपको बिल्कुल भी ऊपर ऊपर से नहीं बताना चाह रहा। डीप टू डीप पॉइंट का मतलब ये कि इससे आगे मियोसिस नहीं है कि आप जाकर एडवांस लेवल के अंदर और भी कुछ मियोसिस पढ़ेंगे, नहीं। ये जो मियोसिस आप सुन लें, ये वीडियो 2-3 बार अगर सुन लें तो इसके बाद आपको इसके मजीद एडिटिंग आपको मियोसिस के अंदर नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेज 1 के अंदर लिप्टोटीन। लिप्टोटीन प्रोफेज 1 का पहला पार्ट। लिप्टोटीन, लिप्टो का मतलब होता है थिन। अब थिन से हमें क्या चीज़ देखना है, यहाँ पर थिन से हमें ये देखना है कि ये जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल कंडेंस हुआ था, ये अपने आप को थोड़ा सा अरेंज कर रहा है, अपने आप को सुपर कॉइलिंग करके रिबन लाइक स्ट्रक्चर में बना रहा है। आप इसको रिबन भी कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारा डीएनए रिबन शेप में मौजूद होता है, उस तरह से ये अपने आप को अरेंज कर रहा है। नॉर्मल सुपर कॉइलिंग, यहाँ पर जो इतना ज़्यादा ये उलझे हुए थे क्रोमोटिन मटेरियल में, ये अपने आप को थोड़ा सा अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद लिप्टोटीन, न्यूक्लियोलस इनका ये मौजूद है, सेंट्रियोल्स ये मौजूद है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रही, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये रही, सेल मेम्ब्रेन ये रही, और लिप्टोटीन मतलब ये जो अंदर का जेनेटिक मटेरियल है ये थोड़ा सा थिन या रिबन शेप्ड में अरेंज होना शुरू हो जाएगा। अभी जैसे ही मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डायग्राम दिखाऊंगा, आपको सारी चीज़ समझ में आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर हो गया लिप्टोटीन खत्म। लिप्टोटीन के बाद आते हैं जाइगोटीन पे। जाइगोटीन का मतलब, जाइगो का मतलब होता है पेयर, पेयरिंग करेंगे। अब देखिए फादर और मदर का जो हमारे पास क्रोमोसोम आया था, ये अपने आप को पेयर में बनाएंगे। यहाँ पर जो इन्होंने आपस में अपने आप को थिन किया, अरेंज किया, इसीलिए अरेंज किया कि इनको क्या करनी है, पेयरिंग करनी है। पेयरिंग होती है किस तरह से, पेयरिंग में देखें
ब्लू वाला जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपको कंसीडर करना है कि मदर का है, और ये रेड वाला जो है ये फादर का है। अब देखिए दो अलग अलग जेनेटिकली फादर के क्रोमोसोम्स के अंदर अलग डीएनए है, मदर के क्रोमोसोम्स के अंदर अलग डीएनए है। दो जेनेटिकली अलग अलग क्रोमोसोम्स हैं, बट साइज और शेप में एक जैसे हैं। साइज और शेप में मतलब ये कि मैं आपको ऐसे समझाऊं कि साइज इन दोनों का क्या है, सेम है, शेप इन दोनों का सेम है, बट जेनेटिकली कि इसके अंदर जो जीन्स है वो इसका जीन्स नहीं है, इसका जो कैरेक्टर है वो इसका नहीं है, बट ये दोनों साइज और शेप में एक जैसे हैं। वाई व्हेन द क्रोमोसोम्स आर सिमिलर इन साइज एंड शेप दे आर नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। इनको क्या बोलते हैं हम, होमोलोगस क्रोमोसोम। ये देखें रेड एंड ब्लू को मैंने एक साथ लिखकर बताया कि ये क्या है, होमोलोगस है, बट कैरेक्टर सेम नहीं है इनका जेनेटिक कतई सेम नहीं है, बिल्कुल भी सेम नहीं है इनका जेनेटिक। अच्छा, होमोलोगस क्रोमोसोम हम इन दोनों को कहते हैं। और जो आपको ये दो ब्लू पेयर में नजर आ रहे हैं, ये अपने आप को जो कंडेंस हुए अभी यहाँ पर डबल अपने आप को इन्होंने किया है, यहाँ पर इन्होंने अपने आप को डबल किया है। पहले ये समझ लें, ये थे इंटरफेस 1 के अंदर ये सिर्फ इस तरह से थे नॉर्मल, मगर जब इंटरफेस 1 के अंदर इन्होंने अपने आप का जेनेटिक मटेरियल डबल किया तो फिर ये इस तरह से हमें नजर आना शुरू हो गए। लाजमी सी बात है, जेनेटिक मटेरियल इनका क्या हो गया, डबल हो गया। माइटोसिस में भी मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक मटेरियल इंटरफेस के अंदर वो अपने आप को डबल करेगा, तो इन्होंने डबल कर लिया। ये जब तक जुड़े हुए हैं, मैंने इनको जोड़ के रखा हुआ है, जब तक ये जुड़े हुए हैं एक क्रोमोसोम काउंट नहीं होंगे, एक क्रोमोसोम ये काउंट नहीं होंगे जब तक ये जुड़े हुए हैं। अगर ये यहां से अलहदा हो जाए, अगर ये यहां से अलग हो जाएं तो ये पूरा एक क्रोमोसोम, मतलब ये 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे। मगर जब तक मैं इनको जोड़ के रखा हुआ हूं तब तक ये है एक क्रोमोसोम। भले इनका जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ हुआ है, मगर ये क्रोमोसोम एक है अभी, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अब देखिए क्या होता है, जो हमारे पास डबल जेनेटिक मटेरियल है, यकीनन इनमें कोई फर्क नहीं होगा। भाई जेनेटिक मटेरियल अपने आप को डबल कर लिया, डबल किया है, इख्तिलाफ नहीं किया, फर्क पैदा नहीं हुआ उसके अंदर। लिहाजा जो ब्लू वाले दोनों आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपस में जुड़े हुए क्रोमोटिड, ये ब्लू वाले, ये ब्लू वाले, इनको बोलेंगे सिस्टर्स क्रोमोटिड्स। सिस्टर्स क्रोमोटिड्स का मतलब ये होता है कि ये आइडेंटिकल बिल्कुल हैं, एक दूसरे से कॉपी है बिल्कुल, जरा भी इनमें फर्क नहीं है। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों की बात कर रहा हूं, ये दोनों सिस्टर्स हैं। अच्छा, रेड रेड भी आपस में क्या है, सिस्टर्स हैं। रेड रेड भी आपस में सिस्टर्स हैं, बट रेड एंड ब्लू, अगर मैं ये बात करूं, ये देखिए मैंने लिख के दिखाया, अगर रेड एंड ब्लू की बात करूं तो ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स हैं। ये दोनों आपस में क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। जाइगोटीन के अंदर पेयरिंग होती है इस तरह से। अच्छा, मैं आपको एक बात और समझा दूं कि मैं डायग्राम जगह के हिसाब से क्रोमोसोम्स को बना रहा हूं। हमें जहन में रखना है कि ये सारा काम 23 पेयर में हो रहा है, 23 पेयर्स में, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर ये सारा काम हो रहा है। मतलब ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 46 हैं। 23 फादर से 23 मदर से जो आया, ये 23 पेयर्स बना लिया। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब 46 हो गए, सिंपल है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैं आपको अभी यहाँ पे जगह के हिसाब से मैं देखा हूँ, यहाँ पे मैंने 4 आपको पेयर बना के दिखाया है। ऐसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स होंगे हमारे पास, यहाँ पर लिखा है मैंने 23 पेयर्स इन ह्यूमन। ये आपको मैंने जगह है 1 2 3 4, ये होगा 4 पेयर। इस तरह 23 पेयर्स होंगे ह्यूमन के सेल के अंदर जब डिवीजन हो रही होगी, तो यहाँ पर 23 पेयर्स इस तरह से अपने आप को पेयरिंग कर रहे होंगे। अब देखिए पेयरिंग हो गई इनकी। थर्ड फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज। अगर थर्ड फेज आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि इसमें होता क्या है। पैकेटीन, पैकेटीन वो फेज है जिसमें एक खास प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर, ये एग्जाम में आपसे अमूमन पूछा जाता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, या क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो जेनेटिक मटेरियल का सिस्टर क्रोमोटिड्स से नॉन सिस्टर क्रोमोटिड्स का आपस में एक्सचेंज कर लेना। ये रे रेड एंड ब्लू, ये दोनों जेनेटिक मटेरियल आपस में अपने कैरेक्टर्स को एक्सचेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, एक्सचेंज करने का मतलब होता है क्रॉसिंग ओवर, कि इसके पास जो कैरेक्टर है वो इसके पास आ जाए, इसके पास जो कैरेक्टर है वो इसके पास आ जाए, और ये दोनों एक जैसे हो जाएं। बात समझ में आ रही है मेरी, कि यहाँ पर क्या होता है, एक कैरेक्टर हमारा रेड, एक कैरेक्टर हमारा ब्लू, ये दोनों आपस में जेनेटिकली डिफरेंट थे, मगर जैसे ही पैकेटीन में आएंगे, पैकेटीन में क्या होगा कि ये दोनों क्रोमोसोम से आएंगे आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। डायग्राम में मैंने आपको बहुत अच्छी तरह बना के दिखाया है
कि ये अच्छा मैंने यहाँ पर एक पेयर बनाया, जगह यहाँ पर कम थी, यहाँ पर मैंने 4 पेयर बनाया है, मगर ये सारा काम 23 पेयर्स में हो रहा है। यहाँ पर मैंने आपको 4 बना के दिखाया, आप बोलेंगे यहाँ पर एक पेयर हो गया, नहीं एक नहीं हुआ, काम तो टोटल 23 पेयर्स में हो रहा है, जगह यहाँ पर हमारे पास कम है। 23 पेयर्स में ये सारा प्रोसेस हो रहा है। अगर हम ह्यूमन की एग्जाम्पल लें तो अब यहाँ पर ये देखें होता क्या है, क्रोमोसोम एक के ऊपर आकर ऐसे एक इस तरह से आकर वो ओवरलैपिंग कर लेता है, ये कंडीशन होती है। ओवरलैपिंग करने से क्या होता है, क्रोमोसोम एक के ऊपर जब एक आता है, जिस जगह से ये अपने आप को बॉन्ड करता है, जिस जगह से क्रोमोसोम्स जोड़ता है, ये रहा हिस्सा, ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है, ये वाला पॉइंट जुड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं चिस्माटा। यहां लिखा है मैंने कि जहां पर ये बॉन्डिंग किए हुए अपने आप को जोड़ा है इन्होंने दोनों क्रोमोसोम्स को, वहां पर उस पॉइंट को हम कहते हैं चिस्माटा। एंड ये प्रोसेस होता क्या है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हुआ, कैरेक्टर एक्सचेंज हुआ, फाइनली ये दोनों कैरेक्टरली इस तरह से आपको नजर आते हैं कि देखें ब्लू के अंदर रेड का कैरेक्टर मैंने बना के दिखाया है और रेड के अंदर ब्लू का कैरेक्टर बना के दिखाया, और यहां से ये जुड़े हुए, ये अभी तक जुड़े हुए, ये इसलिए जुड़े हुए कि हमारा आखिर में प्रोसेस है कि आपको सेंट्रियोल्स का फंक्शन है, ये जो सेंट्रियोल्स मैंने बनाया है ना, इसका फंक्शन है, ये जुड़े हुए अभी आपस में, ये जरा सा जुड़े हुए। और यहाँ पर हुआ क्या, क्रॉसिंग ओवर हो गई है पैकेटिन में। आपसे पूछा जाए कि इन विच प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर अकर्स, तो आपको बोलना है प्रोफेस 1 के पैकेटिन वाले फेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, और जिस पॉइंट पर होती है उसको हम कहते हैं चिस्माटा। देन फोर्थ पे आते हैं हम डिप्लोटीन। डिप्लोटीन का मतलब होता है कि 2 हो जाएंगे, सिंपली बहुत आसान है, डिप्लो का मतलब 2 होता है। और यहां पर क्या होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी और सेंट्रियोल्स अपने पोल्स के गिर्द जाना शुरू हो जाएंगे। ये जो सेंट्रियोल्स इतनी देर से आपको यहां पर आराम करते हुए नजर आ रहे थे, अब इनका काम आ गया है, अब ये आराम नहीं करेंगे, अब ये सेंट्रियोल्स एक ऊपर की तरफ जाएगा और एक सेंट्रियोल्स नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा, बेसिकली सेंट्रियोल्स के पास होते हैं थ्रेड्स, रस्सियां होती हैं, स्पिंडल फाइबर कहते हैं उसको हम, ये रस्सियां फेंकते हैं, क्रोमोसोम्स को पकड़ते हैं और अपनी तरफ खींचते हैं, सेंट्रियोल्स का ये फंक्शन होता है। अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रही है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियोलस ये सेंट्रियोल्स ऑन इट्स पोल, सेंट्रियोल्स अपने अपने पोल्स पर जा रहे हैं, मतलब अपनी जगह पर जा रहे हैं जहां से इनको क्रोमोसोम्स को खींचना है। डिप्लोटीन के अंदर ये काम हो गया, अभी भी ये जुड़े हुए, इसलिए जुड़े हुए क्योंकि डिप्लोटीन ने अभी तक सेंट्रियोल्स ने अभी तक रस्सी फेंकी नहीं है। देखिए क्या होगा, डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस वो चीज है हमारे पास कि सिंपली यहां पर हमें नजर आ रहा है कि स्पिंडल फाइबर ने अपनी रस्सियां फेंक दी और क्रोमोसोम्स के साथ अटैच कर लिया। देखिए क्रोमोसोम्स को बहुत वाज़ेह तौर पर मैंने दिखाया है कि इस क्रोमोसोम्स के अंदर रेड का कैरेक्टर है और रेड के अंदर ब्लू का कैरेक्टर है। ये एक पेयर है क्रोमोसोम्स का, ऐसा 23 पेयर होगा ह्यूमन बॉडी के अंदर, ऐसा 23 पेयर होगा यहाँ पर। अब एक पेयर है और देखिए एक पेयर पहले कैसा था, एक पेयर एक ब्लू था एक रेड था, ना तुम जानो ना हम जाने, ठीक है, तुम्हारा अपना काम है मेरा अपना काम है, दोनों के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। बट यहाँ पर अब ये एक दूसरे को जानते हैं, ये एक दूसरे के अंदर क्रॉसिंग ओवर कर चुके हैं, तुम में मेरा कैरेक्टर है मुझ में तुम्हारा कैरेक्टर है, ये इन दोनों के हालात हैं। अब क्या होगा, डायकाइनेसिस, प्रोफेज का आखिरी फेज, यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे और बिल्कुल अलाइंड हो जाएंगे, अलहदा होने के लिए तैयार रहेंगे। और इसी तरह मेटाफेज कि ये एक क्रोमोसोम्स मैंने आपको दिखाया कि स्पिंडल फाइबर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर ने अपनी रस्सियां फेंकी, सारे क्रोमोसोम्स को बांध दिया, सारे क्रोमोसोम्स को बांध दिया, यहां तक का प्रोसेस कहलाएगा डायकाइनेसिस। अब 23 पेयर है, 23 पेयर आपको बिल्कुल बिखरा हुआ नजर आएगा क्रोमोसोम्स में, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है सेल के अंदर, वहां पे बिखरा हुआ नजर आएगा। अब होगा क्या, मैंने यहां पर 4 क्रोमोसोम्स बनाए, मेटाफेज 1 शुरू हो गया हमारा, पैकेटिन डायकाइनेसिस पे हमारा प्रोफेज 1 खत्म हो गया। डायकाइनेसिस पे यहाँ तक क्या हुआ, सेंट्रियोल्स ने रस्सियां फेंकी, क्रोमोसोम्स को बांध दिया, बांधने के बाद मेटाफेज 1 शुरू हुआ। मेटाफेज 1 में देखें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर ने जो रस्सियां फेंकी थी 23 के 23 पेयर क्रोमोसोम्स के, 23 पेयर 23 पेयर जो क्रोमोसोम्स के होंगे ये सब एक लाइन में आ जाएंगे, सब एक लाइन में। मैंने आपको 4 बनाकर दिखाया है, ऐसे 23 पेयर की लाइन होगी, सब लाइन में आ जाएंगे और सेंट्रियोल एक को ऊपर खींचेगा और नीचे दूसरे को सिर्फ बांध के रखा हुआ है। अभी खींचने का प्रोसेस एनाफेज में, अभी क्या हो रहा है कि सब एक लाइन में आ गए। पहले ये इस तरह से, मुमकिन है कि पहले ये इस तरह से होंगे, आपको एक क्रोमोसोम इधर एक इधर एक इधर एक इधर है, मगर मेटाफेज में क्या होगा, सब एक लाइन में आ जाएंगे, एक सीक्वेंस में आ जाएंगे, ताकि
आराम से मेटाफेस अपने स्पिंडल फाइबर को फेंके और उसको खींच ले। अब यहाँ पर सब के सब स्पिंडल फाइबर से जुड़े हुए हैं सेंट्रीओल से, और 23 पेयर क्रोमोसोम्स के अलाइंड हो गए। वर्ड इस्तेमाल होता है मेटाफेस के अंदर, क्रोमोसोम्स अलाइंड ऑन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, के न्यूक्लियस के सेंटर में अलाइंड हो जाते हैं। एंड एक बात आपको और बता दूं, दिस इज द बेस्ट फेज टू स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम्स। मेटाफेज 1 वो बेस्ट स्टेप है, बेस्ट स्टेज है जिसमें आप क्रोमोसोम्स को बेहतरीन स्टडी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारा क्रोमोसोम सेल के अंदर आ जाता है, न्यूक्लियस खत्म, सेल में जगह ज़्यादा होती है, सारे क्रोमोसोम्स फैल जाते हैं, तो आप एक एक क्रोमोसोम्स को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाए विच इज़ द बेस्ट फेज टू स्टडी क्रोमोसोम्स, तो आपको लिखना है मेटाफेज। वहां पर एनाफेज में क्या होगा, देखिए दोनों क्रोमोसोम्स कैरेक्टर को ले लिया है, देखिए इसने भी कैरेक्टर ले लिया, इसने भी कैरेक्टर ले लिया, अब सब एक जैसे हो गए, अब सब एक जैसे हो गए, कैरेक्टर को ले लिया। एनाफेज 1 की बात कर रहा हूं। एनाफेज 1 में क्या हुआ, 23 पेयर जो क्रोमोसोम्स के थे, 23 पेयर में क्या हुआ, 23 ऊपर चले गए, 23 ऊपर चले गए। 23 पेयर का मतलब 46 क्रोमोसोम्स, बात गौर से समझे। 23 पेयर का मतलब 23 जोड़े हैं, 23 जोड़े हैं। 1 पेयर ऑफ शूज के अंदर 2 शूज होते हैं, इस तरह 23 पेयर अगर क्रोमोसोम है तो मतलब 46 क्रोमोसोम हो गए। 46 क्रोमोसोम्स में 23 क्रोमोसोम ऊपर गए, 23 क्रोमोसोम नीचे आ गए। अब 23 क्रोमोसोम ऊपर, 23 क्रोमोसोम नीचे। टेलोफेज 1 को देखें, टेलोफेज 1 के अंदर 23 क्रोमोसोम, मैंने 4 बनाया, जगह कम है, 23 क्रोमोसोम यहां पर है, 23 क्रोमोसोम यहां पर है। टेलोफेज 1 के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना शुरू होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनना शुरू होगी, सेंट्रीओल्स अपने दोबारा जगह पर चला जाएगा, न्यूक्लियोलस दोबारा बन जाएगा। यहां पर आपका एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड होता हुआ नजर आ रहा है। अभी हमारी डेफिनेशन पूरी नहीं हुई है। 1 क्रोमोसोम्स, 1 सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल while the number of chromosome half to their parents। आधी डेफिनेशन कंप्लीट हो गई कि क्रोमोसोम आधा हो गया, अपने पेरेंट्स का 46 क्रोमोसोम आधा आधा कर लिया, 23 ऊपर 23 नीचे। एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं कि इन दोनों सेल में जेनेटिकली अब कोई फर्क नहीं है, इन दोनों सेल में। यहां पर देखें, टेलोफेज खत्म हुआ, टेलोफेज खत्म होने के बाद साइटोकाइनेसिस 1 होगा, क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब तक सेल मेम्ब्रेन अपनी जगह पर है तब तक साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। सेल के डिवाइड होने को, साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कुछ लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म को डिवाइड होना, कुछ कहते हैं मैं साइटोकाइनेसिस बेसिकली ये समझता हूँ कि डिवीजन ऑफ द सेल, क्योंकि साइटो का मतलब आपने साइटोलॉजी पढ़ा होगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के अंदर कि साइटो का मतलब होता है सेल। तो सेल का जब डिवाइड होना, वो बेसिकली यहाँ पर सेल डिवाइड हो रहा होता है, 2 न्यूक्लियस 2 तरफ हो गए। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखें, गौर से देखें, एक सेल से 2 सेल बन गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, 23 यहाँ हैं, 23 यहाँ हैं, 23 क्रोमोसोम्स आए हैं, गौर से समझिएगा। 23 क्रोमोसोम्स आए हैं एक सेल में, एक सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए। साइटोकाइनेसिस 1 में मियोसिस 1 आपका यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, मियोसिस 1 यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ दोबारा रिकॉल करा दूँ, आपको भूलना नहीं है कि अब मियोसिस 1 हमारा यहाँ ख़त्म हो गया। मियोसिस 1 के बाद हमारी डेफिनेशन आधी पूरी हो गई। क्या पूरी हो गई कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गए, बट डॉटर सेल चाहिए कितने थे, 4, यहाँ कितने, 2। अब अगर आपको आगे इसको बहुत अच्छी तरह समझना है तो मैं सिर्फ एक वर्ड बोलूँगा, समझा रहा हूँ मैं आपको, मगर एक वर्ड बोलूँगा आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि मियोसिस 2 इज़ द माइटोसिस। मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस है। जिस तरह आपने माइटोसिस में देखा एक सेल 2 में डिवाइड हुआ और नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम एज देयर पेरेंट, जेनेटिकली भी सेम। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि ये दोनों सेल आपस में जेनेटिकली आइडेंटिकल है। ये क्या है, जेनेटिकली आइडेंटिकल है ये दोनों। अब देखें, मैं आपको कह रहा हूं कि ये वाला सेल लो भाई, इसमें माइटोसिस करवा दो, तो क्या होगा, ये वाला सेल अपने आप को 2 में करेगा और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 ही रहेंगे, क्योंकि माइटोसिस कहता है कि एक सेल 2 में डिवाइड होंगे व्हाइल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि मियोसिस 2 इज द माइटोसिस, मियोसिस 2 जो है वो माइटोसिस है।
समझा रहा हूँ मैं आपको, आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। मगर जहन में ये रखिएगा कि आपको माइटोटिक डिवीजन करनी है यहाँ पर, कि माइटोसिस वाली डिवीजन यहाँ पर हो रही है। मियोसिस 1 खत्म होने के बाद एक फेज आता है जिसको हम कहते हैं इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस का मतलब यहाँ पर भी एक इंटरफेज होगा, रेस्टिंग फेज होगा, थोड़ा सेल आराम करेगा, रेस्ट करने के बाद सेल एंटर हो जाएगा मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 में जब सेल एंटर होगा तो यहाँ पर वही फेजेस हमारे पास दोबारा आएंगे, प्रोफेज 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब हम 2 को पढ़ लें यहाँ पर। मियोसिस 2 जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको पीछे लेकर जा रहा हूँ एक बार दोबारा से, कि देखें, गौर करें कि ये जो हमारे पास एक क्रोमोसोम था, मैंने आपको बताया था कि जब तक जुड़े हुए हैं तब तक ये एक क्रोमोसोम है, जब तक जुड़े हुए हैं तब तक ये एक क्रोमोसोम है, और अगर ये अलहदा हो जाएं तो ये 2 क्रोमोसोम हो जाएंगे। बट अभी तक ये सिर्फ एक क्रोमोसोम है, बट इनका जेनेटिक मटेरियल क्या है? डबल। इस चीज़ को याद रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर ये काम आने वाला है कि इनका जेनेटिक मटेरियल, ये जो हुआ था क्या हुआ था? जेनेटिक मटेरियल डबल ही तो हुआ था। तो जेनेटिक मटेरियल इनका डबल हुआ है, बट अभी जुड़े हुए, और शक्ल इनकी यहाँ अगर तब्दील हो गई है। शक्ल इनकी क्यों तब्दील हो गई है भाई? क्योंकि यहाँ पर इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हो गई है। मैंने आपको, वरना मैं तो डायरेक्ट सिर्फ ब्लू और रेड से अलग अलग बनाता, मगर मैंने इनको एक जैसा क्यों बनाया 4 को? मैंने आपको बताया कि अब ये जेनेटिकली सिमिलर है, पहले ये दोनों जेनेटिकली डिफरेंट थे, मगर जब इनमें क्रॉसिंग ओवर हुई और अब जो सेल बना, अब देखें यहाँ पर क्या है, जेनेटिकली ये दोनों क्या है? सिमिलर हैं। ये एक सेल लिया है मैंने, एक सेल है ये वाला सेल है। एक सेल में कौन सा प्रोसेस हो रहा है? गौर से देखें। प्रोफेज 2 के अंदर, प्रोफेज 2 के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी, न्यूक्लियोलस खत्म हो जाएगा, सेंट्रियोल्स अपने पोल्स पर जाएंगे, और जो बेसिकली ये क्रोमोसोम्स के पेयर हैं, थिक थे। कैसे हैं? थिक थे। यहाँ पर थिक थे ना ये क्रोमोसोम, ये वाले थिक थे, तो ये क्रोमोसोम थिक है। यहाँ पर मैंने बहुत छोटी छोटी डायग्राम है इसलिए मैंने पतला बनाया है। इस क्रोमोसोम्स में और इसमें कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे मैंने डायग्राम बड़ी है थिक करके बनाया है, डायग्राम छोटी है इसलिए पतला बनाया है। और ये चारों क्रोमोसोम एक दूसरे के अब सिस्टर क्रोमोटिड्स हैं। क्या हैं? सिस्टर क्रोमोटिड्स हैं, जेनेटिकली सिमिलर हैं ये। देखें, ऐसा एक सेल, यही कंडीशन इस सेल की भी होगी। मैं प्रोफेज 2 में ऐसा एक सेल नहीं है, ये रहा एक और ये रहा एक और, यहाँ पे बनाया नहीं मैंने, अगली डायग्राम में बनाया। देखिए मेटाफेज 2, जब मेटाफेज 2 में हम पहुंचे तो ये सेल जो हमारे पास है, ये वाला सेल मेटाफेज 2 में पहुंचा तो क्रोमोसोम्स हमारे पास थिक नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर देखें सेंट्रियोल्स अपने पोल की तरफ गया हुआ है। स्पिंडल फाइबर मेटाफेज में यही करता है कि अपने धागे को फेंकता है, क्रोमोसोम्स को अलाइन कर देता है। क्रोमोसोम्स को क्या कर देगा? अलाइन कर देगा, एक लाइन में कर देगा। ऐसा यहाँ पर भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है। देखें इसके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं? 23, क्योंकि 23 है ना। अब इनके अंदर कितने हैं? 23 यहाँ पर है ये वाले में, और ये वाला भी यही वाला प्रोसेस कर रहा है, दोनों सेल करेगा। तो ये भी क्या है? 23 क्रोमोसोम्स हैं। 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर भी हैं, 23 क्रोमोसोम्स यहाँ पर भी हैं। एनाफेज में क्या होगा? जो जेनेटिक मटेरियल उनका डबल हुआ था, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल डबल हुआ था, वो अलग अलग क्रोमोसोम बना लेंगे, अलग अलग क्रोमोसोम बना लेंगे। ज़रा भी मिसगाइड नहीं होइएगा कि यहाँ पर, यहाँ से मैंने इसमें मियोसिस 2 में अलग अलग कलर से बनाने की सिर्फ वजह ये थी कि ये क्रोमोसोम थिक थे। यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, मगर अलग अलग कलर इस्तेमाल करने की वजह यह है कि जैसे मैंने माइटोसिस में किया था, माइटोसिस में मैंने आपको दिखाया था कि 2 अलग अलग मार्कर इस्तेमाल मैंने इसलिए किया था कि ये थिक हुए में, मगर यहाँ पर मैंने 2 अलग अलग मार्कर इसलिए इस्तेमाल किया कि ये क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, ये क्रोमोसोम्स डिफरेंट हैं। ठीक है, अब देखें क्या होगा। एनाफेज 2 के अंदर दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग हो गए। स्पिंडल फाइबर ने ऊपर की तरफ 4 क्रोमोसोम इधर खींच लिए, यहाँ पर 4। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? गौर करें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैं बार बार बता रहा हूँ, 23 है, यहाँ पर भी 23 है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं हमें, अभी तक पूरी डिवीजन नहीं हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सेल के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 है। अब देखें टीलोफेज 2 के अंदर जब आएंगे तो अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बननी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर 23 क्रोमोसोम इधर पहुँच गए। जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी तो अब इसके अंदर 23 क्रोमोसोम, इसके अंदर 23, इसके अंदर 23, इसके अंदर 23। अलग अलग मार्कर से मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये डबल थे, जेनेटिकली डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है।
जेनेटिकली तो सिमिलर है, बिल्कुल यहीं पे हमने देख लिया कि जेनेटिकली सिमिलर है। अब इसके आगे कहीं पे क्रॉसिंग ओवर ही नहीं है, तो जेनेटिकली डिफरेंट कैसे होंगे? इज इट क्लियर कि यहाँ पर हमारे पास सब में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। देखने में हमें ऐसा लग रहा है कि अब साइटोकाइनेसिस 2 होगी, दोनों न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। अब इस सेल पर एक साइटोकाइनेसिस, इस सेल पर एक साइटोकाइनेसिस होगी कि साइटोकाइनेसिस के जरिए सेल डिवाइड होगा। फाइनली हमें ये सेल, जब सेल मेम्ब्रेन अंदर बैंड होगी तो ये वाला एक सेल, ये एक सेल। अब देखें यहाँ पर सब में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो 23 है। 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बन जाएगी, सेंट्रियोल्स दोबारा आ जाएंगे, न्यूक्लियोलस दोबारा आ जाएगा, सारी चीजें दोबारा। अब डेफिनेशन सुने, इन द सेल डिवीजन इन विच द सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल, द सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल, द सेल डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल व्हाइल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, while the number of chromosome कितने थे यहाँ पर? नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने? 23 पेयर का मतलब कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम। while the number of chromosome half to their parent, half to their parent, half कर दो 46 का half 23, half to their parent। इस प्रोसीजर से हमारी लिविंग बॉडी है, जितने भी ऐसे जानदार हैं जो रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनमें रिप्रोडक्टिव सेल डिवाइड होते हैं, मियोसिस के जरिए डिवाइड होंगे। और ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये वाला सेल, ये सेल, ये सेल, ये सेल, ये मिसाल के तौर पे आया हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स फादर से, 23 मदर से, 23 आपस में बाइंड होंगे, 46 क्रोमोसोम्स होगा, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, एक नया सेल बनेगा, एक पूरी लिविंग बॉडी बनेगी। बाद में उस सेल के अंदर तमाम कैरेक्टर होंगे कि तुम्हें ब्लड बनना है, लिवर बनना है, स्किन बनना है, आइज बनना है, क्या हाइट है, क्या कलर है, सारी चीज़ें। और यही मियोसिस की सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग वजह, इसीलिए क्रॉसिंग वजह की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे अंदर पेरेंट्स में फादर के कैरेक्टर्स भी आते हैं और मदर के भी कैरेक्टर्स आते हैं, क्योंकि इन दोनों के क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉस ओवर हुए हुए हैं। मियोसिस के अंदर आपको अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो इसी वीडियो के नीचे आप क्वेश्चंस कर लें मुझसे, मैं आपको आंसर दे दूँगा इसी वीडियो के नीचे। यहाँ पर मियोसिस हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।